दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भी 210 से 240 दिनों का यानी 7 से 8 महीने का समय है, लेकिन उस दिशा में बढ़ते हुए बीजेपी भाजपा का कदम अब दो बातों को मान चुकी है। एक तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे चुनाव जीता नहीं जा सकता, और दूसरा आरएसएस के स्वयं सेवक कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उनके भरोसे चुनावी जीत मिल नहीं सकता है। तो क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि अपने बूते चुनाव जीतना नामुमकिन है? क्योंकि बीते 9 वर्ष का सच तो यही है कि मोदी के अगुवाई में इस देश के राज्य दर राज्य बीजेपी ने चुनाव जीते और इस देश के सामने एक मैसेज एक ही दिया कि बीजेपी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी के बूते कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। यदि मोदी और शाह की जोड़ी चुनावी बिसात को बिछाते चली जाए तो किसी और की जरूरत होगी ही नहीं। शायद यही वो नजरिया था कि बीते 9 वर्ष से लगातार चल रहा था। इसीलिए शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ करके चले गए, क्योंकि तेवर तल्ख बीजेपी और भाजपा के थे। क्योंकि जिस रूप में मुंबई के भीतर शिवसेना को वसूली पार्टी कहने से नहीं चूकती थी और अपने तरीके से अपने अहंकार को लगातार चुनावी जीत में तब्दील होते देख अकेले चलने की राह को पकड़ती चली गई, यही स्थिति बिहार के भीतर नीतीश कुमार या कहे जदयू के साथ खड़ी हुई। दोनों ने साथ छोड़ दिया, और यही परिस्थिति तो किसानों को लेकर जो बिल आया था उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अकालियों के भीतर भी यह गुस्सा था, तो अकालियों का साथ भी टूटा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपनी दुख को जाहिर नहीं किया कि उद्धव ठाकरे क्यों चले गए, नीतीश कुमार क्यों चले गए, सुखबीर बादल क्यों अपने बूते चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव के समय नजदीक आ रहा है, बीजेपी को भाजपा को अब अपने डगमगाते पांव के सहारे के लिए छत्रकों की आवश्यकता होने लगी है। यानी कल तक पूरे समूचे देश में जो बीजेपी भाजपा छत्रकों को खत्म करना चाहती थी, अब उसको उसकी जरूरत आ पड़ी है। अब उसकी वजह एक ही है, इस दौर में राहुल गांधी या कांग्रेस का परसेप्शन जिस तरीके से देश में बदल रहा है, और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब उसका पार्ट 2 शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कांग्रेस में अपने तौर पे जो रणनीति बनाई है उसमें पहली बार CWC की बैठक अपने कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं या बीजेपी शासित राज्यों में नहीं बल्कि छत्रक शासित के राज्यों में जाकर के करने का ऐलान कर दिया, और वह राज्य तेलंगाना। यानी ध्यान दीजिए, छत्रकों के पास जहां जहां सत्ता गई वहां कांग्रेस दोबारा उभर कर आ नहीं पाई। हाँ, एक वक्त महाराष्ट्र के भीतर, मुंबई के भीतर शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उसके बाद विलासराव देशमुख ने कांग्रेस को जिताया था और राज्य का मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन न तो यह बंगाल में हो पाया, न ही ओडिशा में हो पाया। सही मायने में कहे तो जहां भी छत्रक जीते कहीं भी कांग्रेस दोबारा वहां से आ नहीं पाई। लेकिन पहली बार उसने उम्मीद जो लगाई है वह कहीं और नहीं, तेलंगाना में लगाई। उसी तेलंगाना में जहां पर कल तक केसीआर पानी पी पी कर और किसी और को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को निशाने पे लेते थे, और निशाने पे भी ऐसे वैसे नहीं लेते थे, बाकायदा रैलियां करते थे, भाषण दिए, पत्रकारों को के साथ मिलकर के उन्होंने तमाम तथ्यों को रखना शुरू किया। तमाम फैक्ट के बाद एक रैली में तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी गए दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल भी गए, भगवंत मान पंजाब से, केरल से भी विजयन चल करके आए, और उस रैली को बताया गया कि ये मोदी के विकल्प की रैली है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में बीजेपी लगातार इस बात को एहसास कर रहा है कि भाजपा अपने बूते चुनाव जीत नहीं सकता, तो जहां पर जिस छत्रक की आवश्यकता पड़े और जो छत्रक भारत के साथ यानी इंडिया के साथ खड़ा नहीं है, अलायंस के साथ खड़ा नहीं, तो वहां पे कहीं पे ईडी का दबाव, कहीं पे CBI का दबाव, कहीं पे चुनावी जो रणनीति का जो विषाक्त होता है उसके साथ जगन रेड्डी इसी के साथ सत्ता के साथ मोदी के सत्ता के साथ हो गए। नवीन पटनायक भी, जब भी मोदी सत्ता पार्लियामेंट के भीतर मुश्किल में आती है, नवीन पटनायक अपना साथ देने के लिए आगे एक कदम बढ़ा ही देते हैं। लेकिन मुश्किल और नए हालात शायद केसीआर को लेकर के, केसीआर जी TRS के बाद जो
उन्होंने जो समूचे देश में अपनी पार्टी का झंडा वो लहराना चाहते थे, लेकिन एक सांप का मामला दिल्ली में जब फंसा तो केसीआर की बेटी उसमें फंसी, तो इस तरीके से नतमस्तक हो गए कि अब बीजेपी कल तक तेलंगाना में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि अगर केसीआर साथ नहीं खड़े होंगे तो तेलंगाना में कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी विधानसभा चुनाव में केसीआर को जिता दो और लोकसभा चुनाव में अपने अनुकूल सीटों को कर लेना। तो क्या वाकई छत्रकों को खत्म करते हुए अपनी राजनीतिक पताका को लहराने निकली भाजपा को अब यह समझ आ चुका है कि अपने बूते जीत नहीं मिलने वाला। तो इस बार केसीआर के साथ है। कांग्रेस ने बहुत ही रणनीति के साथ जब पूरे 1 बरस भारत जोड़ो यात्रा का पूरा होने वाला तो समूचे देश के जिले में उसने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का एक ऐलान कर दिया 7 तारीख को। लेकिन उसके बाद 16, 17 और 18 जो तेलंगाना के भीतर होना है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना है, हर रैली के साथ होना है, उसका मैसेज बहुत साफ है कि अब खुले तौर पर कांग्रेस ये बताने से चूक नहीं रही है कि देखिए कल तक तेलंगाना में केसीआर मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी और केसीआर एक साथ खड़े हैं तो सामने विकल्प के तौर पे कांग्रेस खड़ी है। तो क्या कांग्रेस जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है उसमें क्या वाकई भाजपा को सांसों को फुला दिया है? क्योंकि सामान्य तौर पर बीते 9 वर्षों में एनडीए के अंदर कभी ये नजर नहीं आया। बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को कहीं दबाना चाहते हैं या भाजपा बनाना नहीं चाहते, इसके पीछे कई मुद्दे हो सकते हैं। तो इन चेहरों के भीतर की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जो ग्रामीण भारत के भीतर की जो आर्थिक परिस्थिति है, जो बेरोजगारी का परिस्थिति है, जो इस देश के भीतर में महिलाओं के साथ भी जो परिस्थिति आर्थिक और सामाजिक और मानसिक तौर पे है, इसमें भाजपा के सामने अब तो मुश्किल हालात आ चुका है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे वो मौजूद तो है, लेकिन वो बतौर वो इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद भी वो चुनाव जीत जाए ऐसा संभव अब नहीं है। वो 210 दिन में जीत जाए ऐसा कोई जादू उनके पास हो ऐसा भी कुछ नहीं है जहां पे बीजेपी को लगे कि अपने बूते वो जीत जाए। तो तेलंगाना के भीतर वो खुले तौर पे कांग्रेस का ऐलान हो चुका है कि हम विपक्ष में आकर के खड़े हैं और केसीआर को लेकर के खामोशी बरतने वाली स्थिति में भाजपा और भाजपा के मोदी को लेकर के पूरे तरह से खामोश हो चले केसीआर। इन तमाम परिस्थितियों के बीच 9 वर्षों के बीच एनडीए और मोदी की यात्रा कौन सी कहानी बनाती है? क्या भारत की राजनीति में बिल्कुल ये नया एक अध्याय शुरू हो रहा है? खास तौर पे नरेंद्र मोदी सत्ता को लेकर एक नई परिस्थिति तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो अध्ययन है उसमें तमाम वो डॉक्यूमेंट्स का जो पढ़ा, उस केमिस्ट्री को जो पढ़ने का जो प्रयास किए, तो उस मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्यों ऐसा एहसास होने लगा कि उसका सिस्टम अंदर से ही हिल गया और उसके पास अब ऐसा कोई जवाब नहीं, कोई ऐसा संवाद बनाने की परिस्थिति नहीं जहां इस देश के संघ के स्वयं सेवक भी लग जाए तो भी वो राहुल गांधी में जो जनता के साथ संवाद बनाया है उसको वो काट सकेंगे या उसके आगे निकलने की परिस्थिति में वो आ सकेंगे। यहां पर भी अगर चीजें धराशायी हो रही है तो उससे बहुत पहले ही आरएसएस कह चुकी है, बाकायदा लेख लिख चुकी है ऑर्गेनाइजर में कि नरेंद्र मोदी चेहरे की आसरे जीत अब नहीं मिलने वाली है। और भाजपा ने भी अब मान लिया कि अब उसे गठबंधन करने की जरूरत है। तो पहले कांग्रेस की जिक्र समझिए, जब 7 तारीख को जब जिले दर जिले भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली जाएगी तो उसमें कांग्रेस के तमाम जिले के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी होगी। और जब 16 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तो उसमें सिर्फ कांग्रेस वर्किंग समिति नहीं होगी बल्कि उसमें बहुत सारे पीसीसी यानी प्रदेशाध्यक्ष के तमाम मुखियाओं की मौजूदगी होगी, सीएलपी लीडर्स की मौजूदगी होगी। जो उसके बाद 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तेलंगाना के भीतर है, इन तमाम जगहों पे तमाम बड़े नेताओं की द्वार द्वार यानी दरवाजे दरवाजे घर घर जाकर के राजनीतिक यात्रा की शुरुआत के साथ 5 गारंटी देने का जिक्र भी इस समय हो जाएगा। मैसेज पहला मैसेज यह है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस अब समझ गई है पूरी तरह से कि चुनाव को हथियार बनाना होगा
और चुनाव को लेकर के उदासीनता ठीक नहीं होती। पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का समावेश चुनावी राजनीति के भीतर करना होगा। तो उसकी राजनीतिक जमीन तेलंगाना को ही चुनी जाए, और तेलंगाना में एक छत्रक है जो इंडिया के साथ खड़ा नहीं है और वो विपक्ष के तौर पे मौजूद है, तो क्यों नहीं उसे ही धाराशाही किया जाए। तेलंगाना की स्थिति बतलाती क्या है, ये समझने से पहले आपको बताते हैं कि इस देश भर में किस तरीके से भाजपा को किस छत्रक की जरूरत है। उस लिस्ट को, अगर उस पर्चे को देखिए तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि वो महाराष्ट्र के भीतर से उद्धव ठाकरे छिटक गए, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, शरद पवार के पार्टी को भी तोड़ दिया गया, यानी छत्रकों के वोट और छत्रकों के चेहरे दोनों चाहिए बीजेपी को महाराष्ट्र के भीतर। नवीन पटनायक का साथ है, जगन रेड्डी का मतलब है आंध्र प्रदेश, वहां पर साथ है भाजपा को। और सियासत ऐसी डगमगा रही है कि जगन रेड्डी भी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू भी चाहिए, जिनकी अपनी राजनीति तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश के भीतर तक गूंजती रहती है और उन्हें लगता है कि वो सत्ता में आ जाएंगे। तो हर छत्रक चाहिए इस दौर में जो इंडिया के साथ नहीं है, उसे भाजपा की आवश्यकता है। तो शिवसेना और एनसीपी का तोड़ना, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ लाना, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आना, अब उसके बाद केसीआर को लेकर के आना। अगर आप बिहार में आइएगा तो वहां पे जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी का नाम हम है, उसको भी आप भाजपा साथ ले आया। बीआईपी को साथ लाना, आरएलएसपी को भी साथ लाना। पासवान के भाई और पासवान के बेटे यानी चाचा भतीजा झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन दोनों को साथ लेकर के आना देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर पहले से अपना दल है, उसके बाद सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर की, उसको भी साथ लेकर के आना। निषाद पार्टी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इस सारी प्रक्रिया के भीतर कुछ सच और समझिए, भाजपा की जिस राजनीति को बीजेपी एनडीए साधती रही, अब उसी राजनीति के साथ आकर के खड़ी हो चलिए। परिवार का जिक्र होता है, लेकिन यह भी सच है कि खुद मोदी सरकार के भीतर 9 ऐसे मंत्री सांसद हैं जो परिवार की राजनीति के साथ सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। परिवार की राजनीति में और भी आ जाएंगे, और उत्तर प्रदेश के भीतर 31 एमएलए ऐसे हैं जिसमें 7 मंत्री भी हैं, वह भी परिवार से निकली हुई राजनीति को लेकर के आए हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। 75 वर्ष का जो आंकड़ा था वह भी पहले खेत में जब सीटों यानी कहे टिकटों का जो आवंटन किया गया पहले खेत में, उसमें 75 वर्ष के सीमा को जो जब तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में भी 75 से ज्यादा उम्र वाले को जब टिकट देने से कोई गलत मैसेज नहीं महसूस हुआ। तो दूसरा मैसेज ये समझिए कि भाजपा को समझ आ गया कि जिस खूंखार के साथ वो निकली थी, अब वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। पारंपरिक राजनीति को साधने के लिए वो भाजपा उन तमाम स्थितियों को ला करके खड़ा करना चाहती है, जिसमें 2014 में वो तौबा ये कह करके की थी कि अब बीजेपी ही रहेगी, अपने बूते ही जीतेगी, किसी की कोई जरूरत नहीं होगी। उसके बावजूद जो देश भर में निशाना साधा, वो अब दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दोबारा लौटिए उस तेलंगाना में, जहां पे राजनीतिक प्रयोग पहली बार ये बता रहा है कि छत्रक के तौर पर केसीआर की जरूरत बीजेपी को यानी भाजपा को है। उस छत्रक की सत्ता को जब डगमगाने के लिए कांग्रेस वहां पर एंट्री जब कर रही है, तो अगर आप वोटों के लिहाज से अगर आप उसको परखिएगा तो 2-4 बात और साफ हो जाएगी कि लगभग 7 जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पे पूरी तरह से केसीआर ने कब्जा कर रखा है। निजामाबाद, करीमनगर, वेलनगर, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वारंगा, यहाँ के लगभग 95% सीटों पर केसीआर की जीत होती है, और इन्हीं जगहों पर आरएसएस आदिवासियों के बीच अपने राजनीतिक प्रयोग के लिए निकलती है। लेकिन अब ऐसा हालात है कि अब दोनों को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक उस जमीन को देख रही है जहां पे दोनों का सुपड़ा साफ ना हो जाए और अपने अपने बूते त्रिकोणीय जब स्थिति तेलंगाना में खड़ी हो जाएगी, तो ये सवाल पहली बार होगा कि किसी का सुप, और इसका वजह भी दूसरा नहीं है। दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद की जो परिस्थिति बनती चली गई, ये भाजपा को मुश्किल में डाला, वो छत्रकों को मुश्किल में डाल दिया, जो अपने बूते सियासत तो कर रहे थे लेकिन मौका आने पे समझौता किसी से भी कर सकते थे, उस दिशा में उन्होंने लगातार कदम बढ़ाया। इसीलिए अगर 2019 के 18 के जो विधानसभा चुनाव थे और 19 के जो लोकसभा चुनाव थे, अगर उसे देखिएगा
तो आपको पता चलेगा कि टीएसआर ने 46% वोट विधानसभा में लिया और 5% कम 41% वोट उन्हें को लोकसभा में भी आता है। भाजपा अपने तौर पर केवल 7% वोट ही विधानसभा में लाता है और लोकसभा में लगभग 20% वोट के करीब ले जाती है, 4 सीट भी मिल जाती है। ये पहली बार समझ में बीजेपी को भाजपा को आने लगा। अगर राज्य स्तर पर बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी बतौर छत्रक सत्ता में है और उसके साथ अगर समझौता टूट जाता है या समझौता नहीं कर पाते तो घाटा भाजपा को होगा, क्योंकि ये 2014 नहीं है जहां पे बीजेपी को विकल्प के तौर पर सत्ता में आना। यहां तो खेल ही उल्टा है, यहां तो उसी की सत्ता है तो उसी के खिलाफ ही आवाज वहां के छत्रक उठा रहे होंगे। तो जितना झुकना है झुक जाइए, लेकिन उनको साथ लेकर के आइए। एक समझौते की जो लकीर है और जमीन को जो बनाना है वो तभी लोकसभा में आप 272 के आंकड़े को पार कर पाएंगे जब गठबंधन टूटा और निशाने पर एक के बाद एक जब भाजपा के छत्रकों को लिए। तो राज्य दर राज्य अगर आप रखिएगा तो चाहे वो ओडिशा ही क्यों ना हो, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र मुंबई की ना हो, चाहे वो हरियाणा कर्नाटक क्यों ना हो। अब ध्यान दीजिए, तो छत्रकों की जरूरत भाजपा को है। कर्नाटक में जेडीएस की जरूरत है, हरियाणा में उसे जेजेपी की जरूरत है, महाराष्ट्र मुंबई में उसे 2 बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी छत्रकों की तोड़ डाली है। बिहार के भीतर उसको उन तमाम छोटे दलों की जरूरत है, आवश्यकता है जो इधर उधर छिटक कर बीजेपी के साथ आकर के खड़े हो सकते हैं। और उड़ीसा के भीतर बीजेपी के साथ समझौता तो हो ही सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थानीय स्तर पर यानी लोकल विधानसभा के स्तर पर आप काम करें। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति भाजपा के भीतर उस एनडीए के सामने आ चुकी है जहां पर वो खुद के बूते चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जो कि तेलंगाना के राजनीतिक प्रयोग का जिक्र कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस को 28% वोट विधानसभा में मिले, राज्य में मिले, और लोकसभा में भी 1% से ज्यादा मतलब 29% के लगभग मिला। कांग्रेस का सच या कांग्रेस की त्रासदी या कांग्रेस के हक में एक बात जरूर बैठती है कि उसका अपना वोट बैंक जो 20% प्लस का है वह देश के हर राज्य में बना रहा, वो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन बीजेपी के वोट बहुत ऊपर नीचे आता जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में जुड़े तो उसमें वोट की रफ्तार जो थी वो 10 से 15% तक की रफ्तार से आगे बढ़ गई। इसने पूरे देश के भीतर एक लहर ऐसा पैदा किया, लेकिन उस लहर के साथ जो काम होना चाहिए था, क्या वह काम इस दौर में बिल्कुल हुआ है या नहीं हुआ। और ये इस तरह की जो संकट की परिस्थिति भाजपा आकर के खड़ी हो गई, जहां पे वो कौन सा उपलब्धि को मैसेज में दे, वोटरों को क्या कहे, ये सवाल भाजपा के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि लगातार उसके वोट छिटकते जा रहे हैं इधर उधर। और कल तक जो उसके अपने पिलर के तौर पे मौजूद थे वो चारों के चारे पिलर जो है इस दौर में कटघरे में है। पहला पिलर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे का है। उस चेहरे के आश्रय चुनाव जीतना होता तो हिमाचल प्रदेश में जीत जाते, अच्छा करना होता तो कर्नाटक में भी जीत जाते। स्थिति नाजुक है इसमें, लेकिन बंगाल में भी ये स्थिति नाजुक हुई थी, जो कि लंबी छलांग लगाने का दावा दीदी और किया जा रहा था। और इन 3 राज्यों में 3 साफ तौर पे नजर आया कि जो स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, और इसके समानांतर स्थिति महाराष्ट्र मुंबई के भीतर भी अच्छी नहीं है, हरियाणा के भीतर भी अच्छी नहीं है, और झारखंड के भीतर भी अच्छी नहीं है, जो कि तुरंत 2024 में जहां चुनाव होना है। तो छत्रकों का आसरा पहला पिलर गायब हुआ जब चेहरा गायब हो गया नरेंद्र मोदी जी का। दूसरे पिलर की परिस्थिति में तब आया जब वो जो रौब जो चलता था और राजनीति को साधने का जो तौर तरीके भाजपा के थे वो एक क्षण में टूट गया। तीसरी परिस्थिति पहली बार इसलिए प्रमुख हो चला है क्योंकि इस देश की सरकार को सरकारी एजेंसियों का जिक्र होता है। क्या उनके भरोसे ईडी और सीबीआई के भरोसे ही केसीआर को साथ ले आया गया? क्योंकि एक वक्त फाइल खुली और उनकी बेटी जो कविता जो एमएलए भी उनको दायरे में खड़ा किया गया और एक झटके में चीजें प्रतिकूल होने लगी। क्या स्थिति, और यही स्थिति जगन रेड्डी के साथ है क्या? यही चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या यही स्थिति है? क्या नवीन पटनायक के साथ भी यही स्थिति है? तो क्या ये भाजपा को महसूस होने लगा कि इसको हथियार तो बना सकते हैं लेकिन इससे चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए चुनाव जीतने के लिए जो नए नए हथियार चाहिए अब उसको जुटाना बीजेपी ने शुरू कर दिया, भाजपा एनडीए ने शुरू किया। अब चौथी बड़ी बात, जो संस्थान जो एजेंसियां जो काम कर रही थी भाजपा के लिए,
अब उसके लिए आइए चौथी परिस्थिति में, उससे भी भयावह ये है कि इस समय कांग्रेस और राहुल गांधी की जो राजनीति में दरअसल जो समूची राजनीति को उल्टा ला करके खड़ा किया है और खुले तौर पे इसका ऐलान किया है कि दरअसल जो हो रहा है देश में वही गड़बड़ है, यानी राजनीतिक का मुकाबला राजनीति से नहीं करेंगे। मोदी की राजनीति का मुकाबला इस देश में सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को मद्देनजर करेंगे और इस सवाल खड़ा करेंगे कि देखिए वो कौन से मुद्दे उठा, यहाँ पे कौन से मुद्दे उठते हैं, यहाँ पे कैसे खामोशी आती है और किन पे बढ़ती जाती है, अडानी पे क्यों चुप रहते हैं, महिला पहलवानों का जब यौन शोषण होता है तब क्यों चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री के जब उनकी मौजूदगी जो मुद्दों को देख करके जब बोलती है तो प्रधानमंत्री की राजनीति भी राज्य दर राज्य बदलती चली जाएगी, या बीजेपी के पास अपनी कोई जमीन इस रूप में अब मजबूत रही नहीं जो बीते 9 वर्ष से लगातार खड़ी की गई थी, कोई एक क्षण में धराशायी हो गई क्या। अब पांचवा परिस्थिति आप समझिए कि इस देश में लोगों के जो कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य को तमाम मुद्दों के गवर्नेंस के नीतियों और यानी पॉलिसी डिसीजंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नहीं खड़ा किया, खुद को चेहरा को ही उन्होंने दिखाया और इसी आश्रय भारत में बीजेपी को भाजपा को वोट मिलना शुरू हुआ और यही नीतियां, वही पॉलिसी, वही गवर्नेंस, वही तौर तरीके पहली बार जनता को मुश्किल हालातों में डाल रहे हैं। तो सवाल किससे करें। मिनिस्टर का कोई हैसियत नहीं बचा, डबल इंजन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का कोई हैसियत नहीं है, वो रिमोट से चलाया जाता है, उसको बदल दिया जाता है एक झटके में। तो एक ऐसी परिस्थिति आ गई चली है जो केंद्र में जो मौजूदा वक्त का जो केंद्र सरकार कटघरे में आकर राज्यों के चुनाव में भी खड़ी हो गई और भाजपा अब इस बात को समझ गई कि दरअसल यह एक ऐसी स्थिति आ चली है जिसमें पुरानी परिस्थितियों को साथ लाकर खड़ा कर और अपने ताकत का एहसास जो है ऐसा नहीं कराना होगा जहां पर हर कोई छिटकता चला जाए और धीरे धीरे वह इस दीवार के साथ जाकर खड़ा हो जाए, जहां पर एक झटके में वो आपस रिएक्ट करे तो फिर भाजपा के लिए क्या बचेगा। तो पहली बार चेहरा नहीं काम कर पाएगा, पहली बार इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी अपने बूते जीतने की स्थिति में नहीं है। पहली बार आरएसएस के स्वयंसेवक कितना कमाल दिखा पाएंगे, इस पर भी सवालिया निशान उठने लगा है। तो पहली बार 9 वर्ष के बीच भाजपा के सामने, इस पुरानी परंपरा के सामने लौटने की जो स्थिति जो आकर के खड़ी हुई, जो एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि ये जीवन जिंदगी जीने का एक तरीका है। लेकिन इस समय वो तरीका तो दूर की बात है, नफरत और घृणा की राजनीति ने इतनी मोटी लकीर खींच दी है कि पहली बार लगा या तो एक तरफ भाजपा है या दूसरी ओर एनडीए का कोई अंश हो ही नहीं सकता। और पहला बार छत्रकों की खोज में भाजपा निकल पड़ी है, एनडीए निकल पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।